गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते क्या पढ़े क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े किससे पढ़े। अनअकैडमी brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions. आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में। एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की, हो जाओ तैयार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off. Good morning everyone, good morning, good morning, good morning, a very good morning to all of you. And बच्चों we are live with the last lecture of power electronics. तो आज बेटा आखिरी लेक्चर करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्याय हम लोग क्लोज करने वाले हैं। और आज क्या डिस्कस होने वाला है? 3 फेज इन्वर्टर एंड पीडब्ल्यूएम। और बच्चों जैसा आप जानते हो मैं सिर्फ आपको उतनी बातें बताऊंगा जितनी आपको एग्जाम के लिए याद करके जाना है, जितनी चीजों से आपके सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे और बेस्ट वे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए काम करेंगे, दैट इज आप बेस्ट गेट रैंक। दैट इज द बेस्ट गेट रैंक। उसके लिए हम लोग एक ही मोटिवेशन से चलते हैं। और बच्चों आप लोगों ने देखा होगा मैंने रात को 10 बजे एक नई सीरीज स्टार्ट की है, गेट 2021 डेली डोज, जहां पे कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि डेली आपका शेड्यूल क्या रहना चाहिए। तो डेली रात 10 बजे आपको बताया जाएगा नेक्स्ट डे का शेड्यूल, जिसको कि अगर आप फॉलो करते हो तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज और उम्मीद बैच को आप लोग बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाओगे ताकि एक टॉप रैंक लेकर के आ पाओ। ठीक है, तो बिल्कुल रात 10 बजे का स्पेशल क्लास जरूर देखना सो दैट यू कैन यूज द बेस्ट वे फॉर उम्मीद बैच। अब बच्चों लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर वी गो एनी फर्दर। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh student in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब बच्चों ये तो हुए मेरे क्रेडेंशियल्स की बात, लेकिन अब समय आने वाला है जहां आप लोग ये क्रेडेंशियल अपनी प्रोफाइल में दिखाओगे। अब बेटा आपका टाइम आने वाला है। गेट 2021 हमें अप्रोच कर रहा है। Only 1 month is left and now is your time to crack GATE with the top rank and then show such kind of credentials in your profile. और बेटा मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है कि कब आप लोग लेकर के आओगे इस टाइप का रैंक, और कब मैं आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कर पाऊंगा, कब मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर पाऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, ईगरली वेटिंग फॉर दैट। ओके, नाउ अदर देन दैट माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास देखो ये YouTube वाला फ्री प्लेटफॉर्म तो है ही है, बट बेटा इसके अलावा भी अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म है जिसपे इस मंथ बहुत सारे अमेजिंग इनिशिएटिव्स लाइंड अप हैं। जैसे डेली मॉर्निंग कल से 10 बजे आपको सारे सब्जेक्टों के मिक्स क्वेश्चंस कराए जाएंगे। शाम 5 बजे मैं गेट 2022 के लिए सिग्नल्स का बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं। रात 10 बजे आपको डेली शेड्यूल बताया जा रहा है। और बेटा कल से स्टार्ट होंगे हमारे मैराथन सेशन फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो काफी ज्यादा आपके लिए यार एंटरटेनिंग, काफी ज्यादा एंजॉयमेंट होने वाला है और काफी ज्यादा आप सीखने वाले हो जनवरी के अंदर। जैसा मैंने आपको बोला है, जनवरी इज गोइंग टू बी द स्पेशल जनवरी, द बेस्ट मंथ ऑफ योर गेट प्रिपरेशन। यार अब अगर आपको भी ये सारे इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और मेरे बच्चे उसके बाद जब भी आप किसी फ्री इनिशिएटिव पे क्लिक करते हो वो पहली बार आपसे पूछेगा इनवाइट कोड, और वहां आप बता देंगे अंकित सर ने आपको इनवाइट किया, दैट इज बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE।
तो आपका पूरा फ्री प्लेटफॉर्म अनलॉक हो जाता है। उसके बाद जितने फ्री इनिशिएटिव्स आपको फॉलो करने हैं दैट इज टोटली अप टू यू। इसके अलावा यार आपको पता है मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का एक ही अड्डा है tinyurl.com/ankit इसमें बच्चों अगर आप अपकमिंग स्पेशल क्लास में जाओगे तो आपको मालूम चलेगा इस मंथ में कितने सारे न्यू इनिशिएटिव्स लाइंड अप हैं और आपको मेरे सारे पुराने मैराथन सेशन, CTQ सीरीज, PYQs सब आपको एक ही जगह पे मिलेंगे tinyurl.com/ankit और बेटा हमने लॉन्च किया आप लोगों के लिए इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक जिसके अंदर इस चैनल के सारे वीडियोस अलोंग विद देयर PDF सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर अवेलेबल हैं। तो bit.ly/getlive तो बेटा इस लिंक को विजिट करना मत भूलना, बट ये ध्यान रखना कि गेट लाइव आप लोग अपर केस में डालेंगे, नॉट इन लोअर केस। अपर केस में डाल के आप लोग सारे लेक्चर्स देख सकते हो, सारे लेक्चर्स, सारे PDF डाउनलोड कर सकते हो, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और बच्चों अगर आप प्लस पे आते हो तो प्लस पे आपको एक अलग फीलिंग मिलती है बिकॉज देयर यू गेट all the top educators of the country teaching on a single platform and you can access any number of batches that you want। तो बेटा बैचेस में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, ट्रूली डेमोक्रेटाइज कर रखा है एजुकेशन को। आपको जिससे पढ़ना है, जिस बैच में पढ़ना है, टोटली अप टू यू। वन सब्सक्रिप्शन विल अनलॉक एवरीथिंग फॉर यू। और इस एवरीथिंग के अंदर सर क्या आता है बेटा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर फाउंडेशन, वीकेंड प्लेसमेंट, इंटरव्यू गाइडेंस, AE बैचेस, PSU बैचेस, सेमेस्टर बैचेस, ये सारी चीजें बेटा आ जाती हैं एक प्लस सब्सक्रिप्शन में। यहां पे आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दिया जाता है डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको दिया जाता है वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज और बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन बैंक। और जितने डाउट्स आते हैं दे आर क्लियर्ड बाय द टॉप एजुकेटर। तो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर एंटायर इंजीनियरिंग, दैट इज अनअकैडमी प्लस। और बेटा आइकॉनिक इसका बाप है, आइकॉनिक के अंदर प्लस के सारे बेनिफिट हैं। इसके अलावा आपको मिल जाता है एक पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच आपको डे इन डे आउट गाइड करता है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, क्या छोड़ सकते हो, सब कुछ बताएगा। पूरा टाइम प्लानर, टाइम मैनेजमेंट स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपके साथ स्टडी बूस्टर सेशन लेंगे, आपके टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस करके दिया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और बेटा सेम डे पूरी टीम आपके लिए बैठी है डाउट क्लियर करने के लिए। तो यहां पे भी बेटा एक कोड लगता है अंकित ESE और ये कोड बेटा आपके लिए सब कुछ अनलॉक करता है। दैट इज फ्री प्लेटफॉर्म, दैट इज प्लस एज वेल एज आइकॉनिक। तो बेटा ये सब कुछ ओपन हो जाता है आपका एक कोड से, अंकित ESE। अब मेरे बच्चों जल्दी से इस सेशन का पासवर्ड आप दे देंगे, जल्दी से इस सेशन का पासवर्ड आप लोग दे देंगे ताकि हम लोग ये सेशन स्टार्ट कर दें। मेरे बच्चों जल्दी से बता दीजिए। मशीन के क्रैश कोर्स के PDF बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हैं, GetAIR1 t.me/GetAIR1। वहां सारे मशीन के क्रैश कोर्स के PDF आपको मिलेंगे। और मेरे बच्चों मैं देख रहा हूं कि लाइक नहीं आ रहे हैं, लाइक करते जाना है, लाइक का काउंट बढ़ाते जाना है। और बेटा शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर करने से तो घबराना ही नहीं है, शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ और सेशन को और पॉपुलर आप लोग बनाते जाएंगे। और जैसा कि मैं देख रहा हूं यार आजकल आप लोगों ने ना अटेंडेंस गिरा लिया है, अटेंडेंस का काउंट बहुत कम कर दिया और इस तरीके से आप लोग इनिशिएटिव्स को फेल कर देते हो। आपके लिए बेटा बेहतरीन से बेहतरीन इनिशिएटिव लाते हैं, लेकिन जब आप लोग अटेंडेंस गिराते हो देन यू प्रूव अस कि सर फ्री वाले बच्चों को इनिशिएटिव्स की जरूरत नहीं है, ये सारे इनिशिएटिव्स यू शुड डू इट ऑन प्लस। तो बेटा ऐसा क्या आप लोग फील करते हो कि ये सारे इनिशिएटिव प्लस पे आने चाहिए रेदर देन यूट्यूब, रेदर देन स्पेशल? इफ यू फील दैट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ईयर से इनिशिएटिव्स प्लस पे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये तो यूट्यूब पे ही कंटिन्यूड रहना चाहिए, वी ऑल्सो नीड सच काइंड ऑफ अ स्टफ, देन बेटा आपको बहुत ज्यादा शेयरिंग की जरूरत है और बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ाने की जरूरत है। बिकॉज इट ब्रेक्स माई हार्ट व्हेन आई सी कि भाई इतना कम बच्चा अटेंड कर रहा है व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग सो ग्रेट ऑफ अ कंटेंट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब बेटा देखो सबसे पहले आज बात करेंगे 3 फेज इन्वर्टर 180 डिग्री कंडक्शन मोड की। तो देखो 3 फेज इन्वर्टर कुछ इस टाइप से दिखता है, वेयर वी हैव अ एंटी पैरेलल डायोड अलोंग विद ईच थायरिस्टर। हर थायरिस्टर के साथ एंटी पैरेलल डायोड है, क्योंकि बेटा ये थायरिस्टर प्लस डायोड ये स्विच को कैसा बना रहा है, ये स्विच को बना रहा है बेटा यूनिपोलर
एंड बाइडायरेक्शनल, यूनिपोलर एंड बाइडायरेक्शनल। ठीक है, तो बेटा यूनिपोलर एंड बाइडायरेक्शनल स्विच चाहिए होता है VSI के लिए, और वही स्विच बन गया है विद द हेल्प ऑफ अ थायरिस्टर एंड अ डायोड, विद द हेल्प ऑफ अ थायरिस्टर एंड अ डायोड। तो बच्चे इसके अंदर आपका क्या है, यहां पे हर स्विच और डायोड एक फेज से कनेक्टेड है, जैसे ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। मेरे बच्चों घबराओ मत, वेवफॉर्म की हमें खासा जरूरत नहीं है, वेवफॉर्म की हमें कोई खास जरूरत नहीं है, तो जूम करने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां पे यार हमें क्या देखना होता है, यहां पे हम लोग 3 वोल्टेजेस को देखते हैं। एक तो देखो VAO, BO एंड CO, ये होती हैं पोल वोल्टेज। फिर बेटा दूसरी वोल्टेज होती हैं VAN, BN, CN, ये होती हैं बच्चे आपकी फेज वोल्टेज। क्या होती हैं? फेज वोल्टेज। फिर होता है VAB, VBC, VCA, ये होता है बच्चों आपका लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। अब इसे 180 डिग्री कंडक्शन मोड क्यों कहते हैं बेटा? एक फेज के अंदर 2 स्विचेस हैं, जैसे A के अंदर देखो तो T1 और T4। तो जब बेटा एक फेज के अंदर 2 स्विचेस हैं और दोनों आपस में 180 के लिए कंडक्ट करें, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द 180 डिग्री कंडक्शन मोड। तो जब हर स्विच 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करे तो उसे क्या कहेंगे? 180 डिग्री कंडक्शन मोड। इसके अंदर आपको वेवफॉर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, सबसे पहली बात, पोल वोल्टेज कंटेन ट्रिप्लेन हार्मोनिक, but triplen harmonic is absent, in phase and line voltage। सही है, ये बात याद रखेंगे। पोल वोल्टेज में 3 के मल्टीपल वाले हार्मोनिक्स आते हैं, बट बेटा फेज और लाइन के अंदर नहीं आते हैं, फेज और लाइन के अंदर बच्चे नहीं आते हैं। इसके अलावा क्या याद करेंगे सर? सर नहीं कुछ भी याद करेंगे बेटा, आप याद करोगे टोटल फंडामेंटल फेज एंड लाइन। अब टोटल फेज वोल्टेज क्या होगी बेटा? अब जब कभी फंडामेंटल निकालना है तो आप ना इसको डिस्टॉर्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। इसका डिस्टॉर्शन फैक्टर 3/π आता है, ठीक है, जो कि आपका 3 फेज रेक्टिफायर का भी आता है। और लाइन वोल्टेज के लिए बेटा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे लाइन वोल्टेज के लिए। ये बात क्लियर हुई? यहां पे बेटा डिस्टॉर्शन फैक्टर आता है 3/π और THD आपका आता है 31.09%, जो कि रेक्टिफायर में भी हुआ करता था। इसके अलावा मेरे बच्चे, इसके अलावा दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर, इजी तरीका बता रहा हूं, दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर स्टार कनेक्टेड लोड, स्टार कनेक्टेड लोड, ठीक है। अब डेल्टा कनेक्शन के लिए आप क्या करोगे? फॉर डेल्टा कनेक्शन कन्वर्ट लोड टू स्टार, ठीक है। डेल्टा के लिए आप लोड को किस में कन्वर्ट कर लोगे? स्टार में। इसके अलावा मेरे बच्चे IPH RMS, फेज का RMS करंट इज VPH RMS बाय R। हर फेज के अंदर बेटा 2 थायरिस्टर होते हैं जो बराबर बराबर कंडक्ट करते हैं। हर फेज के अंदर 2 थायरिस्टर हैं विच कंडक्ट
इन इक्वल अमाउंट, इसीलिए 1/√2। और बेटा पावर की जब बात आ जाए तो आउटपुट 3 फेज है, तो 3 IPH RMS का स्क्वायर इंटू आर। ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको यूज हो सकते हैं इन केस ऑफ अ 3 फेज इन्वर्टर with 180 degree conduction mode, with 180 degree conduction mode। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है बच्चों सभी को? तो यहां पे अगर आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया, उससे आप फंडामेंटल आरएमएस भी बना लोगे, लाइन और फेज दोनों तरह की वोल्टेजेस रियलाइज कर लोगे जस्ट विद अ सिंगल फॉर्मूला। स्वाति बेटा मैंने बताया जब डेल्टा दिया है तो कन्वर्ट कर लेंगे लोड को स्टार में, एंड देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। इज दैट क्लियर? अब देखो 120 डिग्री कंडक्शन, 120 डिग्री में हम क्या कहते हैं, बिटवीन 2 SCR ऑफ सेम फेज we provide 60 degree commutation interval। 60 डिग्री का क्या प्रोवाइड करेंगे भाई? कम्यूटेशन इंटरवल। तो देखो हम क्या कहते हैं यार, तुरंत अगर एक थायरिस्टर ऑफ करके दूसरा ऑन कर लिया जाए, अगर तुरंत एक ऑफ करके दूसरा ऑन कर लिया जाए बेटा, तो एक चांस ये बन सकता है कि ये दोनों ओवरलैप कर जाएं। अगर मेरे बच्चे ये दोनों ओवरलैप कर गए तो सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी ना, सप्लाई ऐसे शॉर्ट हो जाएगी। इसीलिए 180 डिग्री कंडक्शन मोड के अंदर एक रिस्क होता है कि अगर थायरिस्टर ओवरलैप कर गए तो इट कैन लीड टू शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द सप्लाई। और मैंने आपको एक चीज बताई भी थी, VSI के अंदर शॉर्ट सर्किट विल डैमेज द इन्वर्टर इमीडिएटली। बेटा एकदम से डैमेज कर देता है इन्वर्टर को, CSI के अंदर ऐसा खतरा नहीं होता। तो बेटा हम लोग क्या जानते हैं, इन VSI शॉर्ट सर्किट कैन डैमेज इमीडिएटली, कैन डैमेज इन्वर्टर इमीडिएटली। ठीक है, ऐसा होने वाला है। इसीलिए ओवरलैपिंग ना आए इसके लिए आपने 60 डिग्री का गैप दे दिया है, 60 डिग्री का गैप दे दिया है। पुष्पेंद्र कह रहे हैं सर पोल वोल्टेज बता दो। पुष्पेंद्र देखो पोल वोल्टेज में क्या होता है बेटा, ये जो सप्लाई है ना इसको दो भाग में बांट लेते हैं। ये हो गया O, VDC/2, VDC/2। अब देखो यहां पे जो स्विचेस है ना, ऐसे दिखा दो आप स्विचेस, सिंपलिस्टिक डायग्राम में बना रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे मेरे बच्चे देखो ये जो टर्मिनल आ गए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये S1 S3 S5 S4 S6 S2। अब पोल वोल्टेज होती है VAO VBO और VCO। तो जब कोई ऊपर वाला स्विच कंडक्ट करता है, देखो जब S1 S3 या S5 कंडक्ट करते हैं तो वोल्टेज बनती है VDC/2। और बेटा अगर नीचे वाला कंडक्ट करे S4 S6 या S2 तब वोल्टेज बनती है -VDC/2। इस लॉजिक से पोल वोल्टेज बनती है, यानी S1 ने किया तो VAO हो गया VDC/2, S4 ने किया तो -VDC/2। फिर B पे आ जाओ, S3 ने किया तो VDC/2 हो गया VBO, और S6 ने किया तो VBO हो गया -VDC/2। C पे गए, S5 ने किया तो VCO हो गया VDC/2, S2 ने किया तो VC हो गया -VDC/2। तो ये होती है पोल वोल्टेज। ठीक है पुष्पेंद्र, इज इट नाउ क्लियर कि पोल वोल्टेज क्या होगी? पोल वोल्टेज के लिए सप्लाई के बीच में एक ग्राउंड या न्यूट्रल दिखाया जाता है, उसके रेस्पेक्ट में जो टर्मिनल की वोल्टेज होती है दैट इज कॉल्ड एज द पोल वोल्टेज। तो ये चीज चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो बेटा, आपको सप्लाई को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज द पोल वोल्टेज। अब देखो यहां पे क्या होगा बेटा,
120 डिग्री कंडक्शन में, जस्ट अ मिनट, मेरे ख्याल से ठीक है। चलो अब बेटा देखो, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, पोल वोल्टेज, फेज एंड लाइन वोल्टेज आर फ्री फ्रॉम ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स। सही है, यहां पे बेटा किसी में भी नहीं आते, जबकि 180 डिग्री कंडक्शन मोड में पोल वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक आता है। बिल्कुल बेटा, पोल वोल्टेज सिंगल फेज में भी होता है, आप शुक्ला जी सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, VDC/2, फिर टर्मिनल का वोल्टेज मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो आएगा दैट इज पोल वोल्टेज। कमलेश का क्वेश्चन है सर डायोड कब कंडक्ट करेगा। बेटा मैंने क्या बताया आपको, मैंने सिंगल फेज में बताया था, जब रेजिस्टिव के अलावा कोई भी लोड होता है और करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट होती है, देन द डायोड कंडक्ट्स। मैंने बोला था जब वोल्टेज और करंट बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव होते हैं तो स्विच कंडक्ट करता है, लेकिन जब वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव या वोल्टेज नेगेटिव करंट पॉजिटिव, तब डायोड कंडक्ट करता है। लेकिन क्या होता है ना, थ्री फेज इन्वर्टर में बेटा जितने भी क्वेश्चन आएंगे दे विल बी बेस्ड ऑन रेजिस्टिव लोड, और रेजिस्टिव लोड पे बेस्ड होने की वजह से वहां पे डायोड कंडक्शन की बात नहीं की जाएगी। अब देखो यहां पे आपको क्या याद रखना है, जैसे मैंने अभी लिखवाया था ना, टोटल फंडामेंटल फेज और लाइन। तो यहां पे आप क्या याद करोगे, देखो ये होता है VDC/√6, फिर अगेन इसका डिस्टॉर्शन फैक्टर वही होता है 3/π। 3/π से अगर मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है, फिर √3 से मल्टीप्लाई करोगे लाइन बनाने के लिए, इधर भी √3 से मल्टीप्लाई करोगे लाइन बनाने के लिए, ये हो गया भाई, ठीक है। और फिर सेम है बेटा, IPH/RMS इज इक्वल टू VPH/RMS/R, ठीक है। थायरिस्टर RMS, एक फेज में 2 थायरिस्टर तो करंट हाफ हो जाएगा, लेकिन RMS में जो स्केलिंग होती है वो स्क्वायर रूट से होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, हम ये कहते हैं फॉर डेल्टा कनेक्टेड लोड, कन्वर्ट द लोड टू स्टार, कन्वर्ट लोड टू स्टार, ठीक है। फिर इसके बाद पावर की हम बात करते हैं 3 IPH/RMS² × R। बताओ मुझे अगर यहां तक कोई डाउट है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। सब लोगों को चमका कि नहीं चमका, जल्दी से मुझे चैट में कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सर चमक गया है, सर क्लियर हो गया है हमें कि क्या क्या बातें याद रख के जानी है इन केस ऑफ 3 फेज इन्वर्टर। बेटा 3 फेज इन्वर्टर में आज तक फॉर्मूले से ऊपर सवाल नहीं आया, आज तक कभी फॉर्मूले से आगे सवाल नहीं आया। तो आपको अगर फॉर्मूला और ये हार्मोनिक्स का बेसिक पता है तो मेरे हिसाब से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो रिलेटेड टू द 3 फेज इन्वर्टर। तो मुझे अभी तक 3 ही लोगों ने कंफर्म किया है भाई, जितने लोग सेशन में बैठे हैं बाकी लोग क्यों आलस कर रहे हैं, जल्दी से कंफर्म कीजिए।
जल्दी से कंफर्म कीजिए, फिर हम लोग बढ़ने वाले हैं बेटा करंट सोर्स इन्वर्टर की तरफ। अगला टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं करंट सोर्स इन्वर्टर। ट्रिप्लन हार्मोनिक्स कैसे कम होता है बेटा? नितिन, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट पॉइंट टू डिस्कस कि ट्रिप्लन एलिमिनेट कैसे करते हैं, बट फिर भी मैं आपको बेसिक बता देता हूं। अगर आप वेवफॉर्म को बना लोगे क्वाजी स्क्वायर वेव, तो ट्रिप्लन हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाई करंट सोर्स इन्वर्टर पे। तो बेटा ये जो आपने वोल्टेज सोर्स के साथ एक लार्ज इंडक्टर लगा दिया है ना, ये मेरे बच्चे करंट सोर्स का काम करता है, दैट इज IS। तो हाउ डू वी मेक अ करंट सोर्स? बाय प्लेसिंग अ लार्ज इंडक्टेंस इन सीरीज with a voltage source. Why VPH RMS is written but not VPH? मनीष, ताकि ये आपको पता चले बेटा RMS की बात कर रहा हूं, ना ही पीक की वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू भी तो हो सकती है। VRMS बेटा कोई टर्म ही नहीं है सलीम, या तो वो बोलेगा फंडामेंटल या टोटल, सिर्फ VRMS नहीं बोलेगा। बिल्कुल वेवफॉर्म याद नहीं करना है, फूरियर सीरीज याद नहीं करना है स्वाति बेटा, कुछ भी इसमें से रिमेंबर नहीं करना है। जितना मैंने लिखवाया सिर्फ उतना याद करने से हो जाएगा। अब बात को ध्यान से सुने, अगर हमें करंट सोर्स रियलाइज करना है, करंट सोर्स अगर बनाना है इनपुट पे, देन वी नीड टू प्लेस अ लार्ज इंडक्टर इन सीरीज विद अ वोल्टेज सोर्स। और बेटा यहां पे स्विच जो यूज होता है दैट इज बाइपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल। तो हियर वी डू नॉट नीड एनी एंटी पैरेलल डायोड। Here we do not need any anti-parallel diode. No need of anti-parallel diode. ठीक है भाई? तो अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या करते हैं दीपा बेटा, ये आपसे किसने बोला इन्वर्टर का क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता है? ये आपसे बेटा किसने बोला है बताइए? एक बार आप प्रीवियस ईयर खोल के देखना बेटा, सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से बनेंगे इन्वर्टर के। मैंने बताया चॉपर के अंदर कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, वहां क्वेश्चन कंसेप्चुअली बनेगा, और इन्वर्टर के अंदर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड बनेगा। इसीलिए मैंने बोला इन्वर्टर के अंदर सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देंगे, ना कि वेवफॉर्म पे। बेटा गेट के अंदर ना आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ग्राफ ड्रॉ करने बैठो, लेकिन जो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, जैसे सिंगल फेज रेक्टिफायर के बारे में मैंने बोला था कि हाफ वेव रेक्टिफायर ग्राफ से ही बनाना है, फुल वेव रेक्टिफायर फॉर्मूले से बनेगा, थ्री फेज हमेशा फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, अब देखो आपने ये इंटरवल ऐसे डिफाइन किए T/2 T 3T/2। अब यार देखो 0 से T/2 में आपने कंडक्ट कराया 1 और 2 को, ऐसे T/2 से 3T/2 में भी, फिर बेटा T/2 से T तक आपने कंडक्ट कराया 3 और 4 को। किसको कंडक्ट कराया भाई? 3 और 4 को। अब I0 क्या होगा बेटा? जब 1 और 2 कंडक्ट करते हैं तो I0 आता है IS, जब 3 और 4 करते हैं तो -IS, फिर जब 1 और 2 करते हैं देन अगेन इट इज IS। इस टाइप से स्क्वायर वेव बनती है। ठीक है, इस टाइप से बेटा स्क्वायर वेव बनती है IS और -IS की। अब अगर मैं प्योरली कैपेसिटिव लोड ले लूं, जैसे VSI के अंदर इंडक्टिव लोड चलता है ना, ऐसे CSI के अंदर कैपेसिटिव लोड। तो बच्चे अगर करंट आपका स्क्वायर वेव है तो वोल्टेज क्या होगी? कैपेसिटर की वोल्टेज होती है 1/c इंटीग्रल I dt। तो यानी करंट का इंटीग्रेशन लेते हैं, करंट के इंटीग्रेशन का मतलब है स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन बनेगा ट्रायंगुलर। क्या बनेगा? ट्रायंगुलर। ठीक है, तो बेटा ट्रायंगल वेव कैसे आ जाएगी? कुछ इस टाइप से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये ट्रायंगल वेव आपने 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा मुझे इसका एवरेज 0 रखना है, मुझे इसका एवरेज 0 रखना है, बिकॉज आउटपुट मस्ट बी AC, आउटपुट मस्ट बी AC। केशव देखो मैं ये नहीं बोलूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं बेटा, 3 फेज इन्वर्टर के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी बनते हैं,
लेकिन कहां कंसेप्चुअल और कहां फॉर्मूला बेस्ड, ये मैंने आपको इस उम्मीद बैच के अंदर क्लियरली डिफाइन किया है। अब देखो यार, अगर ये वोल्टेज सप्लाई है तो मैं कहता हूं अगर T1 T2 ऑन होते हैं तो बेटा I0 तो IS है, साथ ही साथ सप्लाई वोल्टेज V0 है, और बेटा अगर T3 T4 ऑन होते हैं तो I0 तो माइनस IS है, बट सप्लाई वोल्टेज भी माइनस V0 है। कैसे सर? देखो, सप्लाई में T3 से प्लस और माइनस यहां से जुड़ा और यहां से माइनस और प्लस, तो उल्टी पोलैरिटी हो गई ना। देखो, V0 का माइनस जुड़ा Vs के प्लस से, V0 का प्लस जुड़ा Vs के माइनस से। अजीत बेटा, जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर VSI आता है क्या गेट में, सेम क्वेश्चन आज मॉर्निंग में मेरा था। जब मैं ये स्लाइड्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने गेट का सिलेबस चेक किया, उसमें क्लियरली लिखा है करंट सोर्स इन्वर्टर। तो जब लिखा है तो बेटा हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो, जब T1 T2 ऑन है तो सप्लाई वोल्टेज बनेगी V0। जब T3 T4 ऑन है तो माइनस V0 आ गई इस टाइप से। फिर जब T1 T2 ऑन है फिर से V0, तो ये माइनस V0 हुई, ये V0 हुई, ये V0 हुई। इस कर्व का नेगेटिव ड्रॉ किया है। इस कर्व का नेगेटिव माने प्लस वाला गया माइनस, माइनस वाला गया प्लस। नाजनीन बेटा, कल तक के, परसों तक के PDF तो अपलोड हो चुके हैं। लास्ट 2 लेक्चर बचे हैं, 7th और 8th, वो आपको आज मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पिछले 6 लेक्चर आपको मिले नहीं है अभी तक, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे यार कि सप्लाई का टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड से आधा हो गया है, यानी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, ठीक है। इस ग्राफ से अगर आप देखोगे सप्लाई का टाइम पीरियड हाफ हो गया है, यानी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी डबल हो चुकी है, ठीक है भाई। अब देखो यार, इसके अंदर आपका अगर मैं I0 की फोरियर सीरीज की बात करूं, एक स्क्वायर वेव है सिंपली, n इक्वल टू 135 अप टू इंफिनिटी 4IS बाय n पाई साइन n ओमेगा नॉट t। और आप इंपीडेंस कह सकते हो यार, इंपीडेंस nth हार्मोनिक के लिए अगर एक RLC सर्किट की बात करें तो ऐसे होगी। RLC सर्किट लोगे तो ऐसे ही लोगे ना। यहां पे मॉड Zn क्या है बच्चे? R स्क्वायर ये है, और फाई n क्या है? ये है, ठीक है। जिसकी वजह से बेटा V0 क्या हो गया? फोर I0 बाय n पाई मॉड Zn साइन n ओमेगा नॉट t प्लस फाई n। ये हो गया बेटा आपका V0। ये क्या हो गया? V0, ठीक है। ये बात क्लियर है? चलो, इतना क्लियर हो गया, हमें V0 आ गया बेटा, V0 आ गया। तो अजीत बेटा आप छोड़ दो ना, अगर अभी तक गेट में से 1-2 सवाल ही आए हैं। मैं तो कोर्स कवर करा रहा हूं, अगर कोर्स में है तो आई एम गोइंग टू कवर इट। इफ यू डोंट लाइक तो आप लीव कर दो, ठीक है। चलो, अब देखो, इसके अलावा यार अगर हम प्योर कैपेसिटिव लोड की बात करें, बहुत सिंपल है ये चीजें। 0 से T/2 तक करंट क्या है बेटा आपका? IS है। तो मैं कहूंगा CdV/dt इज IS। जैसे देखो, आपने प्योर इंडक्टिव लोड के लिए कल पढ़ा था, तो वोल्टेज गई है माइनस VP से लेके VP इन अ पीरियड ऑफ T/2। तो VP क्या हुआ? IS
बाय 4FC, VP हुआ IS बाय 4FC। क्लियर है? सप्लाई करंट बाय 4FC। ये बात क्लियर हो गई भाई सभी लोगों को? सप्लाई करंट बाय 4FC। जैसे हमारा VSI के अंदर प्योर इंडक्टिव लोड के अंदर आया था VS बाय 4FL, ऐसे यहां आ रहा है IS बाय 4FC। क्लियर है? अब देखो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ CSI के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है बेटा? यहां फीडबैक डायोड नहीं चाहिए बिकॉज वी नीड अ यूनिडायरेक्शनल स्विच। कम्यूटेशन सिंपल है। कैसे? कि बेटा अगर यहां कैपेसिटेंस लगा दिया जाए विद कैपेसिटिव लोड, क्लास A कम्यूटेशन ऑकर्स। ये मैंने आपको बताया था ना RLC अंडर डैम्ड में भी कि भैया कैपेसिटेंस आ जाने से क्लास A कम्यूटेशन हो जाया करता है। अब लेकिन बेटा इसके अंदर एक और एडवांटेज आ जाता है, दैट इज द शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जैसे मैंने बताया VSI में शॉर्ट सर्किट करते ही बहुत हाई करंट होता है, दैट इज नॉट द केस इन CSI। CSI के अंदर हाई करंट नहीं होता इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं यार? कि जब कैपेसिटिव लोड लगाओगे तो लोड कम्यूटेशन आएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस दौरान स्विच के अक्रॉस बहुत ही हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होती है। ठीक है, बहुत ही हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होती है। और जैसे कि कितनी वोल्टेज, हम कितनी वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि अगर प्योर कैपेसिटिव लोड ले रहे हो तो आप बात कर रहे हो पीक वोल्टेज यानी IS बाय 4FC की। IS बाय 4FC की तो बेटा इतनी हाई वोल्टेज अप्लाई होती है जो कि हर स्विच नहीं झेल सकता। तो कौन झेल सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका थायरिस्टर। कौन झेल सकता है? सिर्फ और सिर्फ SCR या ये कह दो थायरिस्टर, इसीलिए थायरिस्टर यूज करते हैं। अगर कम्यूटेटिंग कैपेसिटर यानी ये जो C है, अगर ये लोड के अक्रॉस कनेक्टेड हो तो बेटा ये ग्रेजुअली डिस्चार्ज होने लगता है। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड इट ग्रेजुअली डिस्चार्जेस। बात को समझो, आपका जो कैपेसिटर है ना बेटा, वही स्विच को रिवर्स बायस कर रहा है। आपका कैपेसिटर ही स्विच को रिवर्स बायस कर रहा है, लेकिन अगर ये कैपेसिटर लोड के अक्रॉस कनेक्टेड हुआ, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो आपका स्विच रिवर्स बायस्ड नहीं रहने वाला। आपका स्विच रिवर्स बायस्ड नहीं रहने वाला। तो बेटा उस केस के अंदर ये ड्रॉबैक बन जाता है फॉर द केस ऑफ CSI। फॉर द केस ऑफ CSI। अब ये डिस्चार्जिंग रोकने के लिए हम अगले इन्वर्टर पे आते हैं, ASCI, ऑटो सीक्वेंशियल कम्यूटेटेड इन्वर्टर। अब ये क्या बला है बेटा? देखो ये है आपका लोड, ये है आपका लोड। तो आपने क्या किया है ना, ये डायोड्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, 1 2 3 4। सर ये डायोड क्यों जोड़े हैं? बेटा डायोड इसलिए जोड़े हैं कि चार्जिंग तो हो पाए। इस टाइप से करंट जिगजैग मैनर में चार्ज तो कर दे कैपेसिटर को, बट डायोड इसको डिस्चार्ज नहीं होने देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के बीच में अगर डायोड लग गया, ये डायरेक्टली आपस में नहीं कनेक्टेड हैं, तो फिर बेटा तो फिर क्या होगा? ये डिस्चार्जिंग को प्रिवेंट कर देगा। तो यहां पे R and C are not directly connected, but diode is connected between them, which prevents discharging of capacitance through resistance, discharging of C through R। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब बेटा देखो इसके अंदर मिनिमम टाइम पीरियड क्या होता है? 2 times 4
टाउ। 4 टाउ क्यों? क्योंकि बेटा कैपेसिटेंस को चार्ज और डिस्चार्ज होने में एक फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के अंदर टाइम लगता है 4 टाउ। एक फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के अंदर आप सेटलिंग टाइम लेके चलते हो 4 टाउ। अब सर ये टाउ कितना है? बेटा देखो करंट के फ्लो से आपको समझ आ रहा होगा, इट इज R इंटू सी इक्विवेलेंट। करंट के हिसाब से दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं तो RC/2, तो ये हो गया 4RC। अगर ये मिनिमम टाइम पीरियड है बेटा तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी दैट विल बी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/4RC। क्लियर है? क्लियर है भाई ये चीज? 1/4RC। दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में आ गए थे, इसीलिए हमने क्या बोला? इसीलिए हमने ये बोला कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो गया C/2। क्या हो गया? C/2। तो आपको ना यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, क्योंकि इसी पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। गेट में ना ASCI एक ही बार आया है और सिर्फ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी पूछी गई है। अब आ जाते हैं भाई आज के दूसरे टॉपिक पे, दैट इज मॉड्यूलेशन। बेटा मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? सिंगल PWM और मल्टीपल PWM और साइनोसोइडल PWM। अब इसके अंदर ना ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मल्टीपल PWM इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये नहीं पूछा जाता, आज तक पूछा ही नहीं गया है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, लेकिन इस पे कोई फॉर्मूला रट के नहीं जाना है, ठीक है? अब देखो सिंगल PWM का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो PWM का क्या मतलब होता है कि आउटपुट वोल्टेज की बेटा जो पल्स है, जो आउटपुट वोल्टेज की पल्स है उसकी विड्थ को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग? वी आर मॉडिफाइंग द विड्थ ऑफ द आउटपुट पल्स। तो आउटपुट पल्स की विड्थ को अगर कम ज्यादा करते हो देन यू कैन कंट्रोल द RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। अब ये विड्थ को कंट्रोल कैसे करते हैं? बाय कंट्रोलिंग द ट्रिगरिंग पल्स। जो थायरिस्टर और स्विच के अंदर गेट सिग्नल लगाने वाले हो उसे कंट्रोल करके पल्स की विड्थ को कंट्रोल करते हैं। अब सर ये गेट को कैसे कंट्रोल करेंगे? बेटा इसके लिए 2 सिग्नल यूज होते हैं, एक कहलाता है रेफरेंस और दूसरा कहलाता है कैरियर। एक कहलाता है रेफरेंस और दूसरा कहलाता है कैरियर। तो बेटा यहां पे रेफरेंस अगर देखोगे तो इट इज अ स्क्वायर वेव, रेफरेंस इज अ स्क्वायर वेव, और कैरियर अगर देखोगे तो इट इज अ ट्रायंगुलर वेव। क्या है ये? ट्रायंगुलर वेव। अब इसे सिंगल PWM क्यों बोला? क्योंकि यहां पे 1 पल्स ऑफ V0 इन 1 हाफ साइकिल। एक हाफ साइकिल में ना V0 की एक ही पल्स बनती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगल PWM। अगर एक हाफ साइकिल में मल्टीपल पल्सेस बन गई तो मल्टीपल PWM। बात क्लियर हुई यहां तक? अब ये जो पल्स है ना इसकी विड्थ होती है बेटा 2D। क्या होती है इसकी विड्थ? 2D। तो बेटा ये π/2 माइनस डी से, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होती है, π/2 माइनस डी से π/2 प्लस डी तक एग्जिस्ट करती है। 90 माइनस डी से 90 प्लस डी और इसकी विड्थ होती है 2D। तो आप कहते हो पल्स विड्थ क्या होगी? 2D। अब यहां V0 RMS क्या होता है यार? VDC √2D/π। सिंपल स्केलिंग वाला मैंने फिनोमिना लगाया है, स्केलिंग वाला फॉर्मूला लगा दिया है VDC √2D/π। चमका या नहीं चमका जल्दी से बताओ। और बेटा इसकी जो फोरियर सीरीज होती है वो इस टाइप से होती है 135 अप टू इंफिनिटी। ये आपको याद करनी है फोरियर सीरीज यार, ये वाली फोरियर सीरीज आप लोग याद करेंगे। याद रखना फोरियर सीरीज में D आ रहा है और पल्स विड्थ होती है 2D। पल्स विड्थ क्या होती है मेरे बच्चे? 2D।
और फोरियर सीरीज में सिर्फ क्या आता है, डी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं यहां पे कि आप हार्मोनिक एलिमिनेट भी कर सकते हो। टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक, आप साइन एन डी को 0 कर लो। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ डी आर अलाउड सच दैट 2d इज लेस देन पाई। भाई देखो, पल्स विड्थ 180 के आगे तो नहीं जा सकती ना, एक हाफ साइकिल 180 की है, तो आप हाफ साइकिल से बड़ी पल्स थोड़ी ना बना दोगे। तो बेटा इसीलिए पल्स विड्थ शुड बी लेस देन पाई, पल्स विड्थ शुड बी लेस देन पाई। ये बात क्लियर हो गई। यहां पे बेटा आप डिस्टॉर्शन फैक्टर भी निकाल सकते हो, V01 RMS बाय V0 RMS, और फिर इस अनुसार आप THD भी निकाल सकते हैं। ये सब चीजें आप यहां पे कर सकते हो इन केस ऑफ सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो मेनली आपको ना ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दो चीजें याद रखनी है इन केस ऑफ सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। अब मल्टीपल पल्स में क्या होता है, मल्टीपल PWM के अंदर कैरियर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेफरेंस। रेफरेंस अभी भी स्क्वायर है बेटा, कैरियर अभी भी ट्रायंगल है, लेकिन बेटा केशव बेटा 3/π नहीं आएगा, 3/π नहीं आएगा, वो 3 फेज इन्वर्टर में होता है। यहां पे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डी आपका डिस्टॉर्शन फैक्टर अलग अलग आएगा। अब देखो यहां पे देयर आर मल्टीपल इंटरसेक्शन ऑफ ट्रायंगल या ऑफ कैरियर विद रेफरेंस, ऑफ कैरियर विद रेफरेंस। ठीक है, देयर आर मल्टीपल इंटरसेक्शन ऑफ कैरियर विद रेफरेंस। इसीलिए देखो ये जो V0 आ रहा है यार आपके पास, इसमें एक हाफ साइकिल के अंदर मल्टीपल पल्सेस बन रही हैं, मल्टीपल पल्सेस बन रही हैं। ठीक है, टोटल पल्स विड्थ यहां पे भी 2d लेते हैं फॉर n पल्सेस पर हाफ साइकिल। अगर बेटा n पल्स आ रही हैं इन एवरी हाफ साइकिल, तो विड्थ ऑफ ईच पल्स क्या होगा, विड्थ ऑफ ईच पल्स इज इक्वल टू 2d/n, इज 2d/n। ठीक है, यहां पे भी 2d/n ही 2d/n हो जाएगा। और बेटा यहां पे भी V0 RMS इज VDC √2d/π। बताओ मेरे भाई क्या डाउट है, बताओ क्या डाउट है। अगर पॉसिबल हुआ आंसर करना इसी सेशन में, रेलिवेंट हुआ तो आई आंसर, अदरवाइज आई वोंट आंसर। मल्टीपल PWM अभी तो मैंने बोला बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो मैंने बोला इंपॉर्टेंट नहीं है कि गेट के अंदर अभी तक आया ही नहीं है मयंक, यही तो चीज मैं बता के आ रहा हूं। ठीक है, देखो क्या लिखा था, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं यार साइनोसोइडल PWM। साइनोसोइडल PWM, इसके अंदर बेटा पहली कैटेगरी आती है यूनिपोलर। यूनिपोलर का फंडा क्या होता है, अगर आप ये देखेंगे VAN और VBN, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है बेटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिपोलर। तो यूनिपोलर का मतलब होता है पोल वोल्टेजेस आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर चेंज पोलैरिटी। कभी भी बेटा पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे। अब इन दोनों पोल वोल्टेजेस के डिफरेंस से बेटा, इन दोनों पोल वोल्टेजेस के डिफरेंस से आपको मिल जाती है आउटपुट वोल्टेज। सर साइनोसोइडल PWM में डिफरेंस क्या है बेटा, यहां पे कैरियर तो ट्रायंगल है,
बट ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस है साइनोसोइडल। रेफरेंस क्या है आपका? साइनोसोइडल। कैरियर तो ट्राइंगल है बट रेफरेंस इज साइनोसोइडल, तो दैट इज हाउ वी आर कंट्रोलिंग द गेट पल्सेस। कैरियर और रेफरेंस की मदद से गेट पल्स को कंट्रोल करते हैं, तो इस बार साइनोसोइडल सिग्नल यूज किया, इसीलिए साइनोसोइडल PWM। अब यहां पे ना हम डिफाइन करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इट इज V रेफरेंस बाय V कैरियर, और ये लेस देन 1 आता है तो इसे कहते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन। अब इसकी वजह से हमारा जो फंडामेंटल का पीक आता है, कैप का मतलब है पीक, ठीक है। जैसे मान लो ये VD दिखा रखा है मैक्सिमम हाइट, तो बेटा ये यहां पे हो जाएगा MA इंटू VD, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल वोल्टेज। और यहां ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक क्या होता है? ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक क्या होता है? JMF प्लस माइनस K। MF क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यह है F कैरियर बाय F रेफरेंस, ठीक है। और J क्या है? J इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। और K क्या है? K इज सच दैट ऑर्डर इज ऑड। ऑर्डर इज ऑड। K एक ऐसा नंबर है बेटा जो ऑर्डर को ऑड रखेगा, जो ऑर्डर को ऑड रखेगा, ठीक है। यानी देखो, अगर J इंटू MF इवन आ गया, J इंटू MF अगर इवन आ गया तो K को ले लेना 1, J इंटू MF अगर ऑड आ गया तो K को ले लेना 0, K को ले लेना 0। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? कमलेश यहां पे बेटा साइनोसोइडली जो है ना, इसकी विड्थ वेरी कर रही है। रेक्टेंगल की जो विड्थ है ना, वो साइन फंक्शन को फॉलो कर रही है। ये मत सोचो कि आउटपुट साइनोसोइडल आ जाएगा, नहीं बेटा। यहां पे साइनोसोइडल PWM के अंदर हार्मोनिक्स कम आते हैं, क्योंकि देखो साइन की वैल्यू बीच में मैक्सिमम होती है तो बीच में देखो विड्थ भी मैक्सिमम है, साइन की वैल्यू किनारे पे कम होती है तो किनारे पे विड्थ भी कम है। इस टाइप से द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल वेरी साइनोसोइडली। समझ गए? जो विड्थ है वो साइनोसोइडली वेरी करेगी। बात मेरी क्लियर हो गई? तो आपको बेटा दो ही चीजें याद रखनी है, पीक ऑफ द फंडामेंटल एंड ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। अब बाइपोलर के अंदर क्या होगा यार? बाइपोलर के अंदर बेटा क्या होता है? यहां पे बेटा आपका पोल वोल्टेज is positive as well as negative। लेकिन देखो याद रखने का कुछ भी चेंज नहीं होता। V01 का कैप यानी पीक वैल्यू इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स इनटू V0 कैप। तो आप आउटपुट वोल्टेज का हाइट देखोगे VD है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। याद सेम ही चीजें रखनी है, बस इनका कंसेप्ट अलग अलग है। कंसेप्ट क्या है बेटा? कंसेप्ट बस इतना है कि पोल वोल्टेज आपकी नेगेटिव नहीं जा सकती यूनिपोलर में, और बाइपोलर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा सकती है। ठीक है। MA क्या था यार? ये था V रेफरेंस बाय V कैरियर, जो कि 1 से छोटा आना चाहिए। और MF क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, चल ये बात क्लियर है। अब आ जाते हैं यार क्वेश्चंस पे। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 3 फेज इन्वर्टर का पहला क्वेश्चन। अ 3 फेज VSI इज फीडिंग अ डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो देखो डेल्टा लोड आ गया। मैंने बताया था जब कभी डेल्टा लोड आ जाए तो इसे स्टार में चेंज करके फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लोड की पावर पूछ रहा है, जल्दी से बता दो यार। लोड की पावर पूछ रहा है, टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। कम ऑन एवरीवन, आई नीड क्विक आंसर्स।
जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी। मयंक कह रहे हैं 24, शुक्ला जी कह रहे हैं 24। तो देखो सबसे पहले ना बेटा इसको स्टार में कन्वर्ट कर लो। स्टार में ये हर रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम का, ठीक है। 180 डिग्री कंडक्शन की बात हो रही है, तो VPH RMS इज √2/3 VDC। VDC है 600, ठीक है। तो पावर क्या होगी यार, 3 × VRMS का स्क्वायर अपॉन R। 40,000, 80,000, 8,000, 24,000, तो 24 किलोवाट, ठीक है। इजी तो है 24 किलोवाट। पुष्पेंद्र बेटा ये 23.59 कैसे निकाल दिया बताओ? सिंपल आ रहा है 24। आप लोग स्क्वायर रूट वगैरह की वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A 3-phase इन्वर्टर डिलीवर्स पावर टू अ रेजिस्टिव लोड। स्टार कनेक्टेड लोड है, RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट पूछ रहा है। RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट 30 क्यों नहीं लिए? केशव स्टार में कन्वर्ट किया ना बेटा। अगर 30 लेना था तो आपको डेल्टा ही लेना था, फिर आप वहां पे लाइन वोल्टेज का RMS लेते, ओवरऑल अंडर √2/3, रूट के अंदर 2/3, ठीक है केशव। डेल्टा के लिए लाइन वोल्टेज का RMS ही फेज का RMS बनता। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से। लोड करंट का RMS पूछा है बेटा, स्टार कनेक्टेड लोड है, लेकिन इस बार 120 डिग्री मोड है, 120 डिग्री। चलिए चलिए भाई, कम ऑन एवरीवन, क्विक आंसर्स रिक्वायर्ड। क्या आ रहा है? ए देखें, देखो यहां पे क्या होगा, VPH RMS is VDC by √6। √6। अब ये 40/√6 कितना आ रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा। 16.33। तो आंसर आ गया ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 600 वोल्ट का सोर्स है, स्टार कनेक्टेड लोड है, RMS लोड करंट फॉर 120 डिग्री कंडक्शन, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, बस सोर्स और लोड बदल दिया है। जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो, कम ऑन एवरीवन। अब की बार और फास्ट आंसर आना चाहिए, अब की बार बेटा और फास्ट आंसर आना चाहिए। चलो अब एक क्वेश्चन ऐसा आप देख चुके हो। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीवन। क्या आ रहा है? बी परफेक्ट, सेम आंसर आएगा, क्योंकि ना रेजिस्टेंस और वोल्टेज सेम रेशो से स्केल हुए हैं। R यहां पे 15 कर लेना, फिर से 40/√6 आ गया, ठीक है। 16.33 एम्पियर यानी बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ चुका है साइनोसोइडल पीडब्ल्यूएम का। साइनोसोइडल पीडब्ल्यूएम का सवाल आ गया है, जल्दी से बनाएंगे। स्विचेस आर स्विच्ड इन अ कॉम्प्लीमेंट्री फैशन विद एसपीडब्ल्यूएम। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे दिया है 0.8 साइन 200 पाई टी। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब है बेटा ये रेफरेंस को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैरियर वोल्टेज दे दिया है, पीक वैल्यू ऑफ द 100 हर्ट्ज कंपोनेंट इन द लोड करंट। पीक वैल्यू ऑफ द 100 हर्ट्ज कंपोनेंट इन द लोड करंट। चलो कम ऑन एवरीवन, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। जल्दी से बताएंगे भाई सभी लोग, कम ऑन एवरीवन। और देखो कल से इसी स्लॉट के अंदर आपका कंट्रोल सिस्टम लेंगे पंकज सर। बिल्कुल केशव, 18 तारीख वाले बैच में क्रिएट्रिक्स टीम आपके सब्जेक्ट्स लेने वाली है। बिल्कुल क्रिएट्रिक्स टीम उस बैच का हिस्सा रहेगी। 10 एम्पियर, वेरी गुड। देखो यार, अब अगर आप ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देखोगे तो ये 100 हर्ट्ज आ रही है ना, यानी ये जो 100 हर्ट्ज की बात कर रहा है बेटा, ये बेसिकली बात कर रहा है फंडामेंटल की। उसने डायरेक्टली ना बता के फ्रीक्वेंसी बता दी, क्योंकि यहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 ही तो आ रही है। अब यहां पे मेरे भाई, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं पीक वैल्यू ऑफ V0 का मैक्सिमम कितना हो सकता है हाफ ब्रिज में? हो सकता है VDC/2 यानी 250 वोल्ट। V0 का मैक्सिमम यही हो सकता है ना, 250। V0 का मैक्सिमम 250 हो सकता है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? रेफरेंस की हाइट अपॉन कैरियर की हाइट। देखो 0.8 और 1, तो ये आ गया 0.8 1 से छोटा है। अब अगर आप फंडामेंटल का मैक्सिमम निकालोगे 0.8 इंटू 250 दैट इज 200। लेकिन इसने करंट का पीक पूछा है। यार करंट का पीक कैसे निकलेगा? फंडामेंटल तो साइनोसोइडल होता है ना। साइनोसोइडल वोल्टेज को इंपिडेंस से अगर डिवाइड कर दें वी गेट द करंट। लेकिन यह ध्यान रखना इंपिडेंस 100 हर्ट्ज पे लेनी है। अब यहां लिखा भी है एक्सेल इज 16 ओम एट 100 हर्ट्ज। मान लो यही वैल्यू आपको 50 हर्ट्ज पे गिवन होती, तो पहले आप इसको 100 हर्ट्ज पे लेके जाओगे। कैसे लेके जाओगे? कि रिएक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फिर उसका यूज करोगे। बट यहां पे लकीली आपको 100 हर्ट्ज पे ही गिवन है, तो √r² प्लस x² दैट इज 10 एम्पियर। खत्म, ठीक है। आंसर विल बी 10 एम्पियर। बात क्लियर हो गई? तो बेटा इसने फंडामेंटल डायरेक्टली नहीं लिखा, आपको पहचानना था फंडामेंटल कि सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वही करंट की फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा है, तो दैट इज इट इज फंडामेंटल। अगला देखो, इन एसपीएम मॉड्यूलेशन ऑफ पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर पल्स विड्थ इज 80 डिग्री। आपको आरएमएस आउटपुट वोल्टेज बतानी है, बहुत इजी है, जल्दी बताएंगे। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज बेटा, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज पल्स विड्थ आपको दे रखा है 80 डिग्री। कम ऑन एवरीवन, 80 डिग्री इज द पल्स विड्थ। चलो चलो चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैंने तो निकाल भी लिया है भाई आंसर, आप लोग बताइए। यस ग्रेट, अंकित ने सबसे पहले दिया, फिर रजनीश, फिर योशिता। बहुत बढ़िया जा रहे हो बेटा। ठीक है, ये आ गया 220 वोल्ट। वेरी गुड।
अंकित अब अचानक से डी दे रहे हैं भाई, ये क्या चल रहा है अंकित? चलो अगला देखो भाई, टू सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर आर ऑपरेटेड यूजिंग SPWM सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टू एलिमिनेट थर्ड हार्मोनिक and to eliminate the fifth harmonic a transformer connection is used. The width of the SPWM pulse and phase difference between two inverter output is. चलो जल्दी से बताओ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको कि यहां कहना क्या चाह रहा है। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीवन। आपसे पूछा है कि पहले तो थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट किया है सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से, फिर फिफ्थ हार्मोनिक के लिए हमने यूज किया है ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन। अब आपको यह बताना है कि पल्स विड्थ कितनी होगी, तो आंसर इज बी। वेरी गुड। देखो, टू एलिमिनेट थर्ड हार्मोनिक आप क्या करने वाले हो यार, साइन 3D इज 0, तो यहां से D 60 डिग्री आ गया, तो पल्स विड्थ जो कि होती है 2D वो आ गई 120 डिग्री। ये मत भूलना पल्स विड्थ 2D होती है। अब बात है ये फेज शिफ्ट का क्या फंडा है। देखो यार, फिफ्थ हार्मोनिक की अगर बात करें, सपोज इफ फेज शिफ्ट between two inverter is phi, ठीक है। अगर phi है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये V0 ऐसा कुछ आ जाए, V0 A कह देता हूं, 4 VDC, ध्यान से देखते जाना, साइन ND साइन N पाई बाय 2 साइन N ओमेगा नॉट T। और ऐसे ही अगर बेटा V0 B अगर ऐसा आ जाए फाई के फेज डिफरेंस पे, फाई के फेज शिफ्ट के हिसाब से nth हार्मोनिक में कितना शिफ्ट आएगा यार, n फाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब मेरे पास V0 ये आए, V0 A प्लस V0 B, यानी दोनों इन्वर्टर्स का आउटपुट ऐड कर दूं, किसकी मदद से, यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर। यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर अगर दोनों का आउटपुट ऐड कर दूं तो दिस शुड बी फ्री फ्रॉम फिफ्थ हार्मोनिक। इसमें क्या गायब होना चाहिए बेटा, फिफ्थ हार्मोनिक। अब ये फिफ्थ हार्मोनिक कैसे गायब होगा, फिफ्थ हार्मोनिक बेटा तब गायब होगा जब दोनों के फिफ्थ हार्मोनिक का फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो फेज शिफ्ट फॉर फिफ्थ हार्मोनिक कितना है, 5 फाई होगा ना, और वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहां से फाई आ गया 36 डिग्री। चमका, ये बात क्लियर हो गई। फाई बेटा आ गया 36 डिग्री, क्योंकि पांचवें हार्मोनिक में 36 का शिफ्ट बन जाएगा 180 का शिफ्ट, और 180 के शिफ्ट पे जब दो सिग्नल्स को ऐड करते हैं तो दे बिकम 0। अगर एक वैल्यू V है और एक -V है तो सम क्या हो गया, 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, THD बेटा आपसे पूछा है, पल्स विड्थ 150 डिग्री दी है, पल्स विड्थ 150 डिग्री दी है, आपसे टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकलवाया है। चलो मैंने बताया था ना अभी THD आपसे पूछ सकता है, जिसमें कि आप G निकालोगे और फिर THD निकालोगे। चलो मयंक बेटा एक बार वीडियो पीछे करके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बताया। एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिए, ठीक है मयंक।
जल्दी से निकालेंगे सब लोग। केशव कह रहे हैं बी 48.42। केशव बेटा ये रटी हुई वैल्यूज नहीं आने वाली हैं, क्या कर रहे हो? सिंगल फेज में क्या पीडब्ल्यूएम लगा के भी टीएचडी इतना ही रहेगा? मेरे भाई अभी भी मैंने तुम्हें यही बताया था, अभी तुमने 3 फेज में लिख दिया था 3/पाई। बेटा पीडब्ल्यूएम में अलग आती है वैल्यू। बहुत बढ़िया, रजनीश ने आंसर दिया है सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखो यार, यहां पे V0 RMS बनेगा अगर बेटा THD उतना ही रहेगा तो मैं PWM करूंगा क्यों? सोचने वाली बात है। मेरे हार्मोनिक्स कम हो रहे हैं इसीलिए तो मैं PWM कर रहा हूं। साइन D यानी साइन 75 साइन π/2। ठीक है, समझ आया भाई केशव? .8696 VDC। अब यहां G निकाल लो यार। V01 RMS बाय V0 RMS। ठीक है, G कितना होगा? 0.8696 डिवाइडेड बाय √5/6 0.9526। बदल गया ना G। सिंगल फेज में जनरली क्या होता है? 0.9। तो यहां से THD कितना आ गया? √1/G² -1 0.3192। ठीक है, मेरा तो यार ये बन रहा है 31.92%। तो क्लोजेस्ट तो सी ही है, क्लोजेस्ट तो सी ही है। क्या आप लोगों का डायरेक्ट एग्जैक्ट आ रहा है 30.81? नहीं, यही आएगा यार 31.92। आंसर विल बी सी। राउंड ऑफ कर दिया होगा आप लोगों ने कहीं भी, मैंने राउंड ऑफ कहीं नहीं किया है, मैंने राउंड ऑफ कहीं नहीं किया है। तो आंसर विल बी 31.92। क्लियर है? किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर इज सप्लाइड फ्रॉम 230 वोल्ट डीसी। RLC दिया है। आउटपुट वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय SPM एंड पल्स विड्थ इज 120 डिग्री। RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक करंट। चलो RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक करंट जल्दी से बताएं। पल्स विड्थ बेटा दे रखी है यहां पे 120 डिग्री। फंडामेंटल और थर्ड हार्मोनिक करंट का RMS पूछा गया है। ये जान लेना भाई, थर्ड हार्मोनिक के लिए रिएक्टेंस आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी फॉर इंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी फॉर कैपेसिटर। चलो ये वाला क्वेश्चन मैंने कल स्किप करा दिया था आपका, क्योंकि ये जो है PWM पे बेस्ड था, इसीलिए इसको आज ले रहे हैं। गुरजीत कह रहे हैं भाई डी। देखते हैं बाकी लोग बताएं। रजनीश भी कह रहे हैं डी। तो देखो यार, पहले V01 RMS की बात कर लेते हैं। 2√2 VDC बाय पाई साइन D साइन π/2, यही होगा 0.9। यहां 60 रखोगे ना,
यहां 60 अगर रखोगे मेरे भाई, $179.267, ठीक है। अब यहां पे रूट में क्या आएगा यार, 1 प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी, यानी 2 माइनस 1.5। जरा देख लें भाई कितना आ रहा है, 1.25, ठीक है, 160.34। अब जितने बच्चों ने दिमाग लगाया होगा उनको ये समझ आ गया होगा कि थर्ड हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू जो आएगी 2√2/3 पाई VDC साइन 3D साइन 3 पाई/2, ये आएगी 0, क्योंकि बेटा 3D है 180 डिग्री, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा D। 3D है 180 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, तो थर्ड हार्मोनिक अगर मान लो 0 नहीं भी आ रहा होता तो आपको ये थर्ड हार्मोनिक निकालना पड़ता और फिर रिएक्टेंस को आपको चेंज करना पड़ता बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ये बात क्लियर हो गई, ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई भाई। चलो, तो बेटा यहां खत्म होता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपको मैं बता दूं बच्चों, आज ही से प्लस पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है गेट 2022 और गेट 2023 के लिए 4 जनवरी यानी कि आज। तो आप लोग आज ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE, और न्यू ईयर में अपनी जर्नी हमारी टीम के साथ आप शुरू कर सकते हैं टू गेट द टॉप रैंक। तो नए साल में बेटा एक नया रेजोल्यूशन लीजिए कि आपको एक टॉप रैंक लेके आना है गेट में, और उसमें हमारी पूरी टीम आपका साथ देगी। तो यूज द कोड अंकित ESE। इसके अलावा 2023 के लिए भी आज ही से बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो 4 जनवरी यानी कि आज से गेट 2023 का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से अपनी जर्नी का हिस्सा बनाइए हमारी टीम को, ज्वाइन अनअकैडमी यूजिंग द कोड अंकित ESE। और बेटा अंकित ESE से आपका 1 ईयर का फीस होगा 27,225, 1.5 ईयर 34,650, और बच्चों 2 ईयर 39,600। आइकॉनिक में 1 ईयर का फीस आपका होगा 45,225 और बेटा 2 ईयर का होगा 66,600, ठीक है। और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो @अंकित2047, ठीक है, ताकि मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर पाओ। बहुत सारे मैराथन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस मंथ में कवर करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो बेटा जल्दी से जल्दी मुझे फॉलो कर लेना, मेरा एक भी सेशन मिस मत करना, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे हर न्यू इनिशिएटिव को लेके t.me/gateair1, ठीक है भाई। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम लोग YouTube पे मिलने वाले हैं बेटा 10 जनवरी से पावर सिस्टम के क्रैश कोर्स के साथ, और वो हम लोग लगाएंगे 7:30 PM to 9:30 PM डेली। 11 दिन चलेगा, यानी 22 घंटे का सिलेबस होगा, जिसमें कि पूरा पावर सिस्टम हम लोग वाइंड अप कर देंगे। तो मीट मी फ्रॉम 10 जनवरी फ्रॉम 7:30 PM to 9:30 PM, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो बेटा गुनाह कर रहे हो। और बेटा घंटी बजा के जाना ताकि नोटिफिकेशन आते रहें, आप लोगों को मालूम चलता रहे जब भी हमारी टीम में से कोई लाइव आता है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते क्या पढ़े क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े किससे पढ़े। अनअकैडमी brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions. आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में।
एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की। हो जाओ तैयार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off.